हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम साइंस के अंदर मानव शरीर का जो तंत्र है ना, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी अब हम मानव शरीर तंत्र पर पूरी की पूरी जानकारी वह हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मानव शरीर के तंत्र के अंदर जो पहला है ना, वो है पाचन तंत्र। यानी सबसे पहले हम जो हमारा पाचन तंत्र है उस पर जानकारी हासिल करेंगे कि पाचन तंत्र क्या है, क्या कुछ है इसके बारे में। इन सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया पाचन तंत्र, यानी भोजन अंतर्ग्रहण को लेकर, भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग कर अनेक अंग व ग्रंथियां साथ मिलकर काम करती है। तो क्या हो गया पाचन तंत्र? तो पाचन तंत्र के सबसे पहला हो गया कि भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर, यानी भोजन ग्रहण से लेकर और मल त्याग यानी मल त्याग तक अनेक अंग व ग्रंथियां साथ मिलकर काम करती है। यहाँ पर हो जाएगा, ये कम नहीं है, ये है काम। ये किसी त्रुटिवश लिखा जा चुका है। तो यहाँ आप देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर हो गया कि जो भोजन है, क्या है भोजन? तो भोजन के अंतःग्रहण यानी भोजन का ग्रहण करने से लेकर, यानी भोजन को खाने से लेकर मल त्याग, क्या जो सोच की जो प्रक्रिया है ना, यानी मल त्याग तक जो अनेक अंग है, क्या मल त्याग तक अनेक अंग व ग्रंथियां, क्या हो गया कि मल त्याग कर अनेक अंग व ग्रंथियां साथ मिलकर काम करती है। क्या करती है? साथ मिलकर काम करती है। तो यहाँ से हमारा यह डाउट क्लियर हो जाता है कि भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग करने तक जो अनेक अंग वह जो ग्रंथियां होती हैं ना, वह साथ मिलकर काम करती हैं। यानी जितनी भी जो अंग वह जो ग्रंथियां हैं ना, वह साथ मिलकर काम करती है। फिर आगे है पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग व ग्रंथियों के संयुक्त रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर हमारा हो गया कि पाचन की क्रिया में, किसकी क्रिया में? पाचन की क्रिया के अंदर, कौन सी क्रिया के अंदर? पाचन की क्रिया के अंदर भाग लेने वाले, क्या करने वाले? कि पाचन क्रिया के अंदर भाग लेने वाले, क्या करने वाले? भाग लेने वाले अंग, क्या? पाचन क्रिया के अंदर भाग लेने वाले अंग व किनके? अंग व ग्रंथियों, क्या हो गया कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग व ग्रंथियों की संयुक्त रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इनके संयुक्त, कौन से संयुक्त रूप को, कौन से रूप को? संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। किस नाम से जाना जाता है? पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने यह जाना कि पाचन की क्रिया में, किसकी क्रिया में? पाचन की क्रिया के अंदर क्या हो गया कि पाचन की क्रिया के अंदर में भाग लेने वाले, क्या लेने वाले? भाग लेने वाले अंग, क्या हो गया? भाग लेने वाले अंग वह ग्रंथियां, क्या हो गया? वह ग्रंथियां, ग्रंथियां के संयुक्त रूप, कौन से रूप से? संयुक्त रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आया? तो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट यह निकल कर आया कि पाचन की क्रिया में, क्या? पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले, कौन सी क्रिया में भाग लेने वाले? पाचन की क्रिया के अंदर भाग लेने वाले, क्या लेने वाले? भाग लेने वाले किसके अंदर?
पाचन की क्रिया के अंदर, यानी पाचन की क्रिया के अंदर भाग लेने वाले अंग व ग्रंथियाँ किसके, पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग व ग्रंथियों के संयुक्त रूप को, कौन से रूप को, संयुक्त रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आया, तो यहाँ से जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, वह यह निकल कर आया कि पाचन की क्रिया के अंदर भाग लेने वाले, क्या, पाचन की क्रिया के अंदर भाग लेने वाले अंग व ग्रंथियों, कौन, अंग व ग्रंथियों, अंग व ग्रंथियों के संयुक्त रूप को ही पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या हो गया, तो आगे हमारा हो गया कि पाचन की क्रिया, क्या, पाचन की क्रिया किस, कौन सी क्रिया, पाचन की क्रिया में, कौन सी क्रिया के अंदर, पाचन की क्रिया के अंदर, कौन सी क्रिया के अंदर, पाचन की क्रिया के अंदर, पाचन क्रिया में भोजन के, किसके, भोजन के, तो कौन सी क्रिया के अंदर, पाचन क्रिया के अंदर भोजन के, किसके, भोजन के बड़े व जटिल, क्या हो गया, बड़े व जटिल पोषक तत्व, क्या हो गया, बड़े व जटिल पोषक तत्वों को विभिन्न, क्या, विभिन्न एंजाइम, क्या हो गया, विभिन्न एंजाइम, कौन सी होगी, विभिन्न एंजाइम व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, कौन सी क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, क्या हो गया, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा छोटे, क्या हो गया, तो रासायनिक क्रिया के द्वारा छोटे सरल व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है। क्या हो गया, तो यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर यह टॉपिक निकल कर आया कि पाचन की क्रिया में, कौन सी क्रिया में, पाचन की क्रिया में भोजन के, किसके, भोजन के, यानी पाचन क्रिया के अंदर भोजन के बड़े छोटे टुकड़े, क्या हो गया, बड़े व जटिल पोषक तत्वों को विभिन्न एंजाइम, क्या हो गया, जड़, क्या हो गया, उसके अंदर हो गया, क्या, बड़े व जो जटिल पोषक तत्वों को विभिन्न एंजाइम में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा छोटे सरल व घुलनशील पदार्थों के अंदर क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, तो हमने यहाँ पर यह जाना कि पाचन की क्रिया में, कौन सी क्रिया के अंदर, पाचन की क्रिया के अंदर, कौन सी क्रिया के अंदर, पाचन की क्रिया के अंदर भोजन के, किसके, भोजन के, कौन, किसके, भोजन के भोजन के बड़े व जटिल, क्या, बड़े व जटिल पोषक तत्वों को, क्या हो गया, बड़े व जटिल पोषक तत्वों को विभिन्न एंजाइम, क्या, विभिन्न एंजाइम व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा छोटे सरल व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है सभी अंग, कौन सी अंग, पाचन तंत्र के सभी अंग आहार नाल, जिसे पोषण नाल भी कहते हैं, यानी जो हमारी आहार नाल है उसका दूसरा क्या नाम है, तो जो हमारी आहार नाल है ना उसका दूसरा नाम है पोषण नाल। क्या है, पोषण नाल, यानी आहार नाल का दूसरा क्या नाम है, तो आहार नाल का जो दूसरा नाम है ना वह है पोषण नाल। कौन सी नाल, पोषण नाल, यानी आहार नाल का दूसरा नाम पोषण नाल है। क्या नाम है, पोषण नाल नाम है। किसका दूसरा नाम है, जो आहार नाल है ना उसका यह दूसरा नाम है। फिर क्या है,
उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर क्या है, सभी अंग आहार नाल जिसे पोषण नाल भी कहते हैं, पोषण भाग भी कहते हैं। क्या हो गया कि सभी अंग, क्या सभी अंग आहार नाल, क्या सभी अंग आहार नाल जिसे पोषण नाल भी कहते हैं का भाग होते हैं। क्या हो गया कि सभी अंग, कौन से अंग, सभी अंग जो आहार नाल जिसे पोषण नाल भी कहते हैं का भाग होते हैं, जिसकी लंबाई, क्या, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर, कितनी, 8 से 10 मीटर यानी 32 से लेकर 36 फीट होती है। कितनी होती है, 32 से लेकर 36 फीट होती है। यानी सभी अंग, क्या हो गया कि सभी अंग आहार नाल, क्या हो गया कि सभी अंग, क्या हो गया, सभी अंग आहार नाल जिसे पोषण नाल भी कहते हैं का भाग होता है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर, कितनी, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर यानी 32 से लेकर 36 फीट होती है। फिर तो हमारा यहाँ क्या हो गया, तो हमारा यहाँ हो गया कि सभी अंग, क्या हो गया, सभी अंग आहार नाल, क्या हो गया, सभी अंग आहार नाल जिसे, क्या, जिसे पोषण नाल, क्या हो गया, जिसको पोषण नाल भी कहते हैं का भाग होते हैं। क्या हो गया, पोषण नाल का भाग होते हैं, जिसकी लंबाई, क्या, जिसकी जो लंबाई है वह 8 से लेकर 10 मीटर, कितनी, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर कितनी होगी, 8 से 10 मीटर यानी 32 से लेकर कितनी होगी, 32 से लेकर 36 फीट होती है। कितनी होती है, 32 से लेकर 36 फीट होती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है, आहार नाल मुख से शुरू होकर मल द्वार तक विस्तृत है। अब यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारी आहार नाल है, क्या, जो हमारी आहार नाल है यह कहाँ तक विस्तृत है, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि जो हमारी आहार नाल है, आहार नाल मुख से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होकर, मुख से शुरू होकर जो मल द्वार होता है, क्या, मुख से शुरू होकर जो मल द्वार होता है ना, तो मल द्वार तक जो विस्तृत है ना वह आहार नाल है। का क्या है, आहार नाल, यानी आहार नाल, क्या हो गया, आहार नाल मुख से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होकर, मुख से शुरू होकर मल द्वार, कहाँ तक, मल द्वार तक विस्तृत है। क्या है, मल द्वार तक विस्तृत है। तो आपसे पूछ ले कि जो आहार नाल है वह कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, बेझिझक होकर बताओ। तो उसका आपको आंसर देना है कि जो आहार नाल है ना, क्या, जो आहार नाल है, तो आहार नाल जो है ना, आहार नाल मुख से शुरू होकर मल द्वार तक ही विस्तृत होती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम जो हमारी आहार नाल है, क्या, जो हमारी आहार नाल है, उस आहार नाल के जो भी कार्य है, आहार नाल के कौन कौन से कार्य है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया कि जो आहार नाल है ना, आहार नाल के प्रमुख कार्य हो गए। सबसे पहला तो हो गया भोजन का पाचन, क्या हो गया, भोजन का पाचन। फिर हो गया पचित
भोजन का अवशोषण। क्या हो गया? फिर हो गया पचित भोजन का अवशोषण। फिर क्या है? फिर है भोजन को मुख से अपशिष्ट के मल द्वार तक पहुंचाना। विभिन्न स्तरों पर श्वसनीय पेशियों भोजन, पचित भोजन रस व अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा? तो मैं आपको एक बार पुनः इनको थोड़ी सी डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला हो गया कि जो आहार नाल है ना, उसके कौन कौन से कार्य है। तो आहार नाल के कार्यों के अंदर है, सबसे पहला आ जाता है भोजन का पाचन। किसका पाचन? भोजन का पाचन। यह किसका कार्य है? तो यह आहार नाल का कार्य है। किसका कार्य है? आहार नाल का कार्य है। फिर है पचित भोजन का अवशोषण। क्या हो गया? जो पचित भोजन होता है ना, उसका अवशोषण है। फिर है भोजन को मुख से अपशिष्ट मल द्वार तक पहुंचाना। यानी जो भोजन है ना, तो भोजन को मुख से लेकर जो अपशिष्ट मल द्वार है ना, वहाँ तक पहुंचाना। यह कार्य भी आहार नाल का है। तथा विभिन्न स्थानों पर श्वसनीय पेशियाँ भोजन। क्या हो गया? विभिन्न स्थानों पर श्वसनीय पेशियाँ भोजन या फिर पचित भोजन रस, इसका यह कार्य भी आहार नाल का है। पचित भोजन रस, यह कार्य भी आहार नाल का है। वह अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। और क्या करती है? और साथ ही साथ जो अपशिष्ट होता है ना, उसकी गति को भी नियंत्रित करती है। कौन करती है? आहार नाल। तो हमने जाना कि जो आहार नाल है ना, वह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आहार नाल के हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कार्य हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं जो हमारे लिए उपयोगी है? आप एक बार मैं आपको पुनः उनको बताना चाहूँगा। सबसे पहला आ गया भोजन का पाचन। क्या आ गया? भोजन का पाचन आ गया। फिर आ गया पचित भोजन का अवशोषण। क्या आ गया? जो पचित भोजन है ना, उसका अवशोषण आ गया। फिर आ गया भोजन को मुख से अपशिष्ट के मल द्वार तक पहुंचाना। क्या आ गया? भोजन को मुख से अपशिष्ट के मल द्वार तक पहुंचाना। विभिन्न स्तरों पर क्या? विभिन्न स्तरों पर श्वसनीय पेशियाँ भोजन। क्या? विभिन्न स्तरों पर श्वसनीय पेशियाँ भोजन व पचित भोजन रस। क्या? पचित भोजन रस व अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। वह क्या करती है? वह जो अपशिष्ट है ना, उसकी गति को नियंत्रित करती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है जीव मुख गुहा के पृष्ठ भाग के आधार ताल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जिह्वा फ्रेन्यूल के द्वारा जुड़ी रहती है। यानी जो जिह्वा होती है ना, जो हमारी जीभ होती है, तो जीभ मुख गुहा से, किससे? मुख गुहा के पृष्ठ भाग के आधार से फ्रेनुअल लिंगुअल या जिह्वा फ्रेन्यूल के द्वारा है यह जुड़ी होती है। फिर सभी दांत मसूड़ों में स्थित होते हैं तथा दांत व मसूड़ों की इस स्थिति को ग्रंथदली कहते हैं। अब आपसे पूछ ले कि ग्रंथदली किसको कहा जाता है? तो सभी दांत मसूड़े में स्थित होते हैं तथा दांतों व मसूड़ों की इस स्थिति को ग्रंथवंती कहा जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वह हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।